अनसुने किस्से गेंद पलटते हुए पन्नों में आज हम बॉलीवुड दुनिया के ऐसे सितारे के बारे में बात करेंगे जिन्हें हंसाने के साथ दर्शकों को चौंकाना अच्छा लगता था। ये काफी पढ़े लिखे थे। इन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में एमए किया, फिर एलएलबी। महमूद, जॉनी वॉकर जैसे कॉमेडी कलाकार खूब मशहूर हुए, मगर जौहर की बात ही कुछ और थी। इमरजेंसी और नसबंदी में हुई जातियों पर बदी नसबंदी 1978 उनके द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी। 1949 से लेकर 1984 तक फिल्मों में सक्रिय रहे जौहर निर्माता यश जौहर के बड़े भाई थे। एक लड़की थी। 1949 में अभिनय में उतरे जौहर ने इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल और नसबंदी योजना को लेकर एक मजाकिया फिल्म नसबंदी 1978 बनाई थी। फिल्म इंदिवर के लिखे गाने गांधी तेरे देश में ये कैसा अत्याचार, जो भी हुकूमत जुल्म करेगी उसकी होगी हार से शुरू होती है। गाने में आपातकाल, मीसा कानून और नसबंदी योजना का जमकर माखौल उड़ाया था, मगर मशहूर मस्खरे का ये मजाक आखिरी मजाक बन गया। मजाक करना तो दूर, उन्होंने फिल्म निर्देशन ही छोड़ दिया। गांधी तेरे गाने की शुरुआत में आपातकाल, मीसा और नसबंदी की आलोचना और अंतिम हिस्से में इसके विरोध में लड़ने वाले नेताओं का गुणगान था। इंदिरा गांधी की सरकार बदल गई थी। मोरारजी देसाई की सरकार में तब सूचना और प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, मगर सत्ता का मिजाज नहीं बदला और जौहर की फिल्म सेंसर में फंसी रही। उसमें काटपीट भी हुई। इस गाने का अंतिम हिस्सा सेंसर ने काट दिया और सिर्फ जयप्रकाश नारायण की फोटो भर रहने दी, क्योंकि वह सरकार का हिस्सा नहीं थे। गाने के इस अंतिम हिस्से में प्रकाश लेकर जयप्रकाश आए। विजयलक्ष्मी पंडित ने जनता का मनोबल बढ़ाया। राजनारायण ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। प्रजातंत्र को नवजीवन देने आए जगजीवन राम। इल्जामों की जंजीरें तोड़कर आए जॉर्ज फर्नांडिस। मोरारजी जी के आने से तकदीरें चमक उठी। चरण सिंह और चंद्रशेखर ने दिलों को जीता। अटल बिहारी आडवाणी, नाना ने किया उद्धार जैसे लाइनें गाया था किशोर कुमार ने, जिनके गाने आपातकाल के दौरान ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिए गए थे। सेंसर ने ये पूरा हिस्सा काट डाला। आहत जौहर ने इसके बाद फिल्में बनानी ही छोड़ दी। जौहर साहब पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने ग्रेजुएशन तो की ही, पॉलिटिक्स में भी मास्टर की। फिर भी उनका मन पढ़ाई से ना हटा तो वकालत करने लगे, और जानकर हैरान ना हुई कि अपनी एलएलबी भी पूरी कर ली। इसी दौरान उन्होंने सन 1942 में रामा बाई से शादी भी कर ली, यानी कुल 22 साल की उम्र में वो शादीशुदा वकील थे। इतना सब कुछ करने के बाद आईएएस जौहर पटियाला में एक शादी अटेंड करने आए थे। उनका परिवार भी उनके साथ था। वो साल था 1947, वो महीना था अगस्त का, और तब शादियों में 2 दिन में निपटाई नहीं जाती थी। पंजाबियों में ढेर सारे फंक्शन हुआ करते थे। जौहर साहब उस शादी में ही थे कि खबर आई कि दंगे छिड़ गए हैं। सारे देश में अफरा तफरी मच गई। जौहर परिवार ने सोचा कि चलो आज नहीं तो कुछ दिन बाद सही, घर तो लौट ही जाएंगे, लेकिन वो कभी ना लौट सके। किस्मत को यही मंजूर था। लौटने की बजाय जौहर साहब मुंबई चले गए, और किस्मत की एक के बाद सीढ़ी बनते उन्हें बॉलीवुड तक ले गई। वो बी टाउन में, जो उन्हें बहुत दिन तक गंदा माना जाता था। और आईएएस जौहर तो अपने आप में अनोखे थे, अपने अनोखे अंदाज में लिखते थे। सन 1949 में आई एक थी लड़की से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनका रोल तो था ही साथ लिखी हुई जौहर साहब ने थी। इसी फिल्म की हीरोइन मीना शेरी से उनकी ऐसी आशिकी चली थी कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। फिर एक के बाद एक फिल्म में उन्होंने कॉमिक रोल कर अपना सिक्का ऐसा जमाया कि उन्हें बिना सन 1950 की फिल्म अधूरी लगने लगी। फिल्म श्रीमती जी 1952 से उन्होंने निर्देशन भी करना शुरू कर दिया, और उनकी बनाई फिल्म नास्तिक ने चारों तरफ से तारीफें बटोरी। वो अपनी किस्म की अनोखी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मिस इंडिया भी बनाई है और मिस्टर इंडिया में भी काम किया है। वो जब फिल्मों में घुस जाते थे तो उन्होंने अपने साथ साथ अपने भाई यश जौहर को भी ले आए। वहीं यश जौहर उनके सुपुत्र करण जौहर एक से एक भव्य फिल्म बनाते हैं। अनसुने किस्से गिन पलटते हुए पन्नों, ऐसी और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।